Hello guys, hi learners, how are you? This is Sri Classes. Welcome back to all of you. This is most long awaited session for yourselves that was pending to start. So today it has started. So let's join with the majority of your learners. So चलिए आपका सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। ये प्रारंभ बैच का पार्ट बी है। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? क्लास इंटर के लिए यानी क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स कंप्लीट आर डी शर्मा सोल्यूशन विद डिटेल अंडरस्टैंडिंग एंड द कंप्लीट कॉन्सेप्ट। ओके, तो क्या करना है आपको? शेयर करना है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन भी ऑल पे कर दीजिए नोटिफिकेशन, ताकि आपको मिलता रहे प्रॉपर हर एक क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अपडेट रहिए इस क्लासेस से और अपने फ्रेंड्स तक भी साझा कीजिए, क्योंकि मदद करने से ही मदद मिलता है आपको। वो आप किसी दूसरे की मदद करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है वो व्यक्ति ही आपकी मदद करे, ठीक है? कोई दूसरा भी आपका मदद कर सकता है। तो बिना किसी झिझक के, और यदि आप कोई भी डाउट है आपके मन में, कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखिए। सेशन अच्छा लग रहा है अपनी राय दीजिए, कोई सुधार करना है वो भी बिना झिझक के आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइए। कंप्लीट सेशन देखिए, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। मैं आपको ये वादा करता हूँ, वादा क्या प्रॉमिस क्या, मैं आपको ये विश्वास दिलाकर ये बात कहता हूँ कि जो सेशन होगा बहुत ही इजी टू एडवांस लेवल होगा, बहुत ही बेसिक टू एडवांस लेवल होगा। उसमें आपको हर एक कॉन्सेप्ट का बहुत ही डिटेल में समझाया जाएगा, बहुत ही डिटेल में नॉलेज दिया जाएगा। तो आप बिना किसी झिझक के इस चैनल पे प्रॉपर बने रहिए और तब तक बने रहिए जब तक कि आपका कोई गोल क्रैक नहीं हो जाता। और यदि रही ज़िंदगी, तो मैं ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ कि अगर ज़िंदगी सही सलामत रही तो ये बैच ऐसा होगा कि जो पूरे यूट्यूब चैनल पे यूनिक बैच होगा। भले ही हम किसी पैनल पे नहीं स्टडी कर रहे हैं, भले ही हमारी क्लासेस कोई टेक्निकल हाईटेक नहीं है, लेकिन मैं ये आपसे पक्का वादा करता हूँ कि जो क्लासेस होंगी बहुत ही कॉन्सेप्टफुली होने वाली हैं, ठीक है? बहुत ही जोशो आवाज़ के साथ आप इस सेशन को करिए, पेन कॉपी में मोड में बैठिए, जिससे कि आप हर एक कॉन्सेप्ट अपने सब्जेक्ट से रिलेट कर पाएँ। इसका फर्स्ट क्लास जो है प्रारंभ बैच के पार्ट ए में आपको पार्ट बी में दिया गया है। इसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसमें फुली आपको एक्सप्लेन किया गया है। इंडेक्स बताया गया है कि क्या क्या कौन कौन से टॉपिक आपके एग्ज़ाम में रेलिवेंट रहने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके एकेडमिक सेशंस में रेलिवेंट रहने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपके पॉइंट ऑफ व्यू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाले हैं। तो उन सबको आप नोट कर लीजिए। हम सबसे पहले ईजिएस्ट टॉपिक से ईजियर टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो, कोई सी असुविधा ना हो। सबसे पहला टॉपिक है आपका सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन, समुच्च संबंध एवं फलन, जो कि आपका एक बहुत ही प्योर मैथमेटिक्स में आता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज हैं, तो उसमें आपको पढ़ने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता, तो मैंने इजीएस्ट टॉपिक से स्टार्ट किया है, जो कि आपका है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको आव्यूह बोलते हैं, ठीक है? पेन कॉपी ले आइए, बैठिए, उसमें पढ़िए, ठीक है? मैट्रिक्स क्या बोलते हैं? आव्यूह हिंदी में। इसका अलजेब्रा पढ़ना है, यानी कि मैट्रिक्स को आप कैसे इसको एलिमिनेट मतलब कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होता है मैट्रिक्स, शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लासेस बिना किसी देरी के, आपको कोई समय ना वेस्ट जाए। मैं ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो क्लास की शुरुआत में देने लायक होती हैं, जिसको नीड होता है, जिसकी नेसेसिटी होती है, आवश्यकता ज़रूर होती है, तो उसको मैं आपको आप तक प्रसारित करना चाहता हूँ उसके माध्यम से, जिससे कि आप जागरूक हो पाएँ कि क्या चल रहा है। क्योंकि किसी भी चीज़ का पूर्व अनुमान किए बिना, किसी भी चीज़ का पूर्व ज्ञात किए बिना किसी भी चीज़ में ज्वाइन करते हैं, किसी भी सेशन में ज्वाइन करते हैं, तो उसमें आपको समझ में नहीं आता। तो मैंने आपको कंप्लीट जो कुछ भी था मैंने बता दिया। अब चलते हैं, आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले समझिए कि अलजेब्रा क्या है, मैट्रिक्स तो बाद में समझेंगे। अलजेब्रा आपको पता है किसी भी चीज़ का एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसको आप ऑपरेट करके किसी भी चीज़ की वैल्यू फाइंड करती हैं, किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं, या किसी भी एक्सप्रेशन को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग तक सीखते हैं। इसी भी चीज़ को अलजेब्रा कहते हैं। बशर्ते अलजेब्रा और अर्थमेटिक में डिफरेंस क्या है?
अरिथमेटिक में वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है, और अलजेब्रा में क्या होती हैं वैल्यूज़, उसमें आपको वेरिएबल फॉर्म में दी जाती हैं, एक्स और वाई के फॉर्म में दी जाती हैं। मान लीजिए कि आपको मैंने एक्स रुपये दिया, तो आपको पता थोड़ी ना कि मैंने आपको कितना दिया, नहीं पता। बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे ना। अब मैंने बोल दिया कि आपको मैंने 2 रुपया दिया, तो आप कहेंगे आपने मुझे कहा कि 2 रुपये दिया। दूसरे दिन मैंने कहा कि मैंने आपको कल कहा था कि मैंने आपको 10,000 रुपये दिया था, तो आप बोलेंगे कि आपने कहा था कि 2 रुपये आपने दिया था। 10,000 कैसी बात आ गई भाई, बताओ कहाँ से 10,000 आ गया? तो आप मुझे भाई फटकार लगाएंगे कि ये क्या कह रहे हैं आप सर आप। देखिए बात है यहाँ पर ऐसी, अब मैंने आज आपको बोल दिया कि चलिए ठीक है, मैंने अपने आप को संतुष्ट कर लिया, मैं एग्री हो गया आपके साथ कि मैंने आपको 2 ही रुपया दिया था। फिर नेक्स्ट डे मैंने क्या बोला आपसे कि मैंने आपको एक्स रुपया दिया। फिर आप घर गए पढ़ने के बाद में, नेक्स्ट डे आए, थर्ड डे आए, फोर्थ डे आए, जब एक हफ्ता बीत गया, एक सप्ताह बीत गया, मैंने आपसे पूछा कि मैंने आपको एक्स रुपया दिया था, तो आप बोलेंगे हाँ सर आपने एक्स रुपये तो दिया था, लेकिन मैं कहूँगा आप उसको वापस कीजिए, तो कहेंगे आप बताइए तो कितना वापस करें, एक्स मतलब क्या, एक्स कोई डेफिनेट वैल्यू तो है नहीं। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं, चर कहते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जो चला करे उसी को चर बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना गाय घास चरती है, तो गाय चरती रहे उसी को चर बोलते हैं, फिक्स ना रहे। अचर मतलब जो ना चरे, खड़ा रहे। तो समझ में आ गया होगा, अलजेब्रा उसी को कहते हैं। अब अलजेब्रा आप मैट्रिक्स यानी आव्यूह का आप मैट्रिक्स, उसमें अलजेब्रा पढ़ेंगे जो कि आपका बहुत ही बेसिक टू एडवांस होगा। अब मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी नंबर्स का क्या होता है, एक सेट होता है। किसी भी नंबर को अरेंज किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, किसमें, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, आयताकार फॉर्म में, बॉक्स में। किसी भी नंबर्स को, बहुत सारे नंबर्स होते हैं या डेफिनेट नंबर होते हैं, उनको व्यवस्थित करते हैं एरोज में, यानी कि स्तंभ में और पंक्तियों में, यानी तीर के हिसाब से, उसमें आप लाइन के हिसाब से उसमें फिक्स करते हैं। जब उस नंबर को आप अरेंज करते हैं, मान लीजिए m क्रॉस n में आपने अरेंज किया, तो उसी जो प्रॉपर डेफिनेट सेट बन गया, प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप बन गया, उसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। समझिएगा, इसको व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए mn नंबर्स का आपने अरेंज किया, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल में समझाऊंगा, फिर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर चलूंगा। शुरुआत में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बताऊंगा तो समझ में आने वाला ही नहीं। तो मान लीजिए हमने क्या लिया, 2 लिया, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 25, 30, 35, 38, 21, 0, 1, -1, -2। अब इसे मुझे अरेंज करना, इसमें कुछ नंबर छूट भी सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने अरेंज करना है m क्रॉस n ऑर्डर में। m क्रॉस n मतलब m इसमें पंक्ति होंगी और n स्तंभ होंगे। m पंक्ति मतलब इधर पंक्तियां होंगी और इसको स्तंभ बोलते हैं, इसे पंक्ति और स्तंभ। अभी आपको समझ में आने वाला, ठीक है। तो देखिए, इसको आपने अरेंज किया। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने कैसे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाइए, तो आपने बना दिया, ऐसे कुछ बनाना है आपको, ठीक है। रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको ऐसे बनाना है। तो इसमें आप क्या कीजिए, देखिए सबसे पहले 2 लिया आपने, तो मान लिया आपने 2 इधर लिख दिया, ठीक है। 2 आपने इधर लिख दिया, फिर आपने 3 इधर लिख दिया और 4 इधर लिख दिया और 5 इधर लिख दिया, ठीक है। अब 2, 3, 4, 5 आपने लिख दिया। जो नेक्स्ट नंबर बचे हैं उनको भी अरेंज करना है इसी में, तो उनको भी अरेंज कर दीजिए। यानी यहाँ पर 6 लिखिए, 8 लिखिए, 10 लिखिए, 25 लिख दीजिए। फिर बचा 30, फिर 35, फिर 38, फिर 21, फिर क्या बचा 0, 1, -1 और -2, यानी कि सारे नंबर सेट बैठ गए, यानी कि एक भी नंबर छूटा नहीं आपका, ठीक है। तो इसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, कॉलम किसे बोलेंगे और रो किसे बोलेंगे, ठीक है, समझिएगा। कॉलम किसे बोलेंगे और रो किसे बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कॉलम क्या है आपका, ये हो गया कॉलम, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, कॉलम मतलब क्या होता है आपका, हिंदी और इंग्लिश में अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले समझिए ये कितने क्रॉस कितने का है, यानी कि 1, 2, 3, 4, तो 4 हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है। समझिए, 1 मिनट, 4 नहीं, 1, 2, 3, 4 वर्टिकल लाइन्स आपको मिल रहे हैं। वर्टिकल लाइन्स मतलब स्तंभ मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं इनको, स्तंभ। स्तंभ मतलब खंभा, जैसे आप देखते नहीं खंभा, 4 मिल रही है। देखिए 4 वर्टिकल लाइन मिल रही हैं, यानी 4 वर्टिकल लाइन्स हो गई। अब इसमें ऐसे आपको हॉरिजॉन्टल कितना मिल रहा है, 1, 2, 3, 4 हॉरिजॉन्टल मिल रहा है आपको, 4 ही वर्टिकल मिल रहा है, 4 ही हॉरिजॉन्टल मिल रहा है।
हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज होता है, हॉरिजेंटल, और वर्टिकल मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, ठीक है, वर्टिकल। ये हॉरिजेंटल हो गया, ये हॉरिजेंटल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। अब इसमें अगर आपको ऐसे मिल रहा है तो ये कितने बाई कितने का है, यानी 4 बाई 4 का। जैसे आप बोलते नहीं 4 बाई, कमरा कितने कितने बाई कितने बनेगा, लंबाई चौड़ाई लेते थे, तो इसमें लंबाई चौड़ाई ना बोलकर स्तंभ और पंक्ति बोली जाती है। इसमें क्या बोलता है, स्तंभ और पंक्ति। तो ये स्तंभ हो गया जो आपका हॉरिजेंटल यानी ऊर्ध्वाधर है, खड़ा खड़ा ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल टाइप में, इसको स्तंभ बोलेंगे। और स्तंभ को क्या बोलते हैं, कॉलम, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, यानी पंक्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पंक्ति, ठीक है। ये हो गया आपका रो। तो ये क्या होगा आपका रो, ये होगा कॉलम। तो सबसे पहले आप देखिए ये रो कितना है 4 और कॉलम कितना है 4, दोनों 4 4 है। तो उसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, अलग नहीं कर पाएंगे कि कौन सा रो है कौन सा कॉलम है। तो 4 बाई 4 का आप लिखते हैं, पहले लंबाई लिखते हैं फिर चौड़ाई लिखते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले क्या लिखेंगे, m क्रॉस n। देखिए m क्रॉस n मतलब क्या हो गया आपका, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप कि, देखिए एक मिनट, इसको नोट कर लीजिए तब तक आप। देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आने वाला है, ठीक है। नोट कर ली, तब तक मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका, वेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पॉज। तो देखिए अब क्या करना है आपको, समझिए। पहले क्या लिखते हैं, पहले रो लिखते हैं कि पंक्ति लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं आपका, पंक्ति लिखते हैं फिर रो लिखते हैं, पंक्ति फिर स्तंभ, पंक्ति इंटू स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ, यानी कि रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। तो रो कितना है 4 और कॉलम कितना है 4। अब यही अगर आपको चेंज कर दिया जाए, ठीक है, रो कितना है 4, अब इधर मैंने इरेज कर दिया, एक लाइन मिटा दिया। अब रो कितना हो गया 3 हो गया, कितना हो गया 3। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 3 और गुणे 1 2 3 4 हो गया। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, 1 2 3 4, यानी 4 लाइनें खड़ी खड़ी मिल रही हैं आपको, वर्टिकल मिल रही हैं। तो वर्टिकल कितना है 4 और हॉरिजेंटल कितना है, क्षैतिज 3 है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि पहले सेम था तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, यानी कि पता नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा कौन है, कौन सा कॉलम है कौन सा पंक्ति है यहाँ पर। तो पहले पंक्ति लिखेंगे, पंक्ति 3 है, और उसके बाद में कितना है यहाँ पर, रो कितना है, कितना कॉलम कितना है आपका 4 है। तो ये हो गया 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स। अब कितने का बन गया, 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं आइए समझते हैं, ठीक है। इसको मैं रेज कर रहा हूँ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए जब भी मैं, अगर आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं इस चैनल पे, तो आप एक बात ध्यान में रखिए, अपने कान खोलकर या दिमाग अपने भेजे में डाल लीजिए। जो आप पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसका मतलब कॉन्सेप्ट मतलब क्या, सबसे पहले आप जैसे सोच रहे होंगे कि या ये क्या बताया जा रहा है, मुझे क्वेश्चंस नहीं क्यों नहीं समझाया जा रहा है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे अगर कोई टीचर आ रहा है तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट आपसे छुपा रहा है, कॉन्सेप्ट आपको बता नहीं रहा है। जैसे कि अगर कोई भी आपको काम करना है तो आपको क्या तैयार करना होता है, रूपरेखा। क्या तैयार करना होता है आपको, रूपरेखा। तो वो रूपरेखा जब आप नहीं तैयार करेंगे तो आपको काम का शेड्यूल नहीं पता रहेगा। उसी तरीके से आप क्या पढ़ रहे हैं, ये आप इसमें पहली बात तो इंडेक्स में जानते ही हैं, यानी किसी भी चीज़ की प्रीफेस में तो जानते ही हैं। और यहाँ पर भी आपको ये पता चलता है कि क्या पढ़ रहे हैं। उससे पहले बेसिक्स समझिए, उस क्लास के आप फंडामेंटल्स जो बेसिक एडवांटेज यानी थ्योरीज दी हुई उसको पढ़िए। तो ये थ्योरी समझने के बाद में हर एक क्वेश्चन आपका टैकल हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं पड़ने वाली है। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, m क्रॉस n यानी m n करके आप कैसे लिखेंगे इसको। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, देखिए समझिए ध्यान से। ये हो गया मैट्रिक्स का चिन्ह, ये क्या होगा आपका मैट्रिक्स का साइन, जिसमें आपको अरेंज करना है एलिमेंट को। तो कोई जरूरी नहीं आप इतना बड़ा ही बनाएं, ठीक है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे समझिए एक एग्ज़ाम हो रहा था तो उसमें चीटिंग हो रही थी। तो उसमें चीटिंग इस प्रकार से हो रही थी कि जो बच्चा था वो चिट की जगह वो क्या लेकर चला गया, खेत में जो गन्ने की पर्ची आती है उसको लेकर चला गया। तो बोला था कि जैसे लिखा वैसे लिख देना। अब उसको इतना भी नहीं पता था कि ये
मैं चिट लेकर आया हूँ या मेरे अपने सिलेबस से रिलेटेड है या कैसा बना है। उसने जो लिखा था उस पर पूरा थ्योरी उसने उसको छाप दिया, जो मोहर लगा था मोहर भी वैसे छाप दिया। घर पे आया तब उसके गार्जियन ने देखा या फिर जो जिसने भी दिया होगा उसने देखा तो कहा अरे भैया ये क्या लेकर चले गए थे तुम। तो ऐसा मत बनिए, कॉमन सेंस रखिए, हैविंग सम कॉमन सेंस एंड यूज़ दैट। ये मैं बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म कोई भी चीज़ होता है तो उसमें कोई फिक्स नहीं होता है, जिस तरीके से आप उस तरीके से बना सकते हैं। कम भी कर सकते हैं एलिमेंट्स, एक दो एलिमेंट कम कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। ठीक है, मान लीजिए पहला एलिमेंट है ए, दूसरा एलिमेंट है ए, तीसरा एलिमेंट ए, फिर डॉट 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 कहाँ तक गया, मान लीजिए कहाँ तक गया, एन तक गया। अब आप कह रहे हैं कि सब एलिमेंट सेम है, तो सेम न रहने के लिए इनको डिफरेंट बनाने के लिए क्या करेंगे आप, डिफरेंट बनाने के लिए 1 नाम दे दीजिए, 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया। यहाँ पर कितना पहुँच गए हम, n तक। n मतलब कोई भी नेचुरल नंबर होता है, समझ में आ रहा है आपको, नहीं समझ में आ रहा। कोई मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट a1 a2 डॉट 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 करके दिए गए हैं, तो पहला एलिमेंट क्या है आपका, a1 से मैंने डिनोट कर दिया, दूसरा a2 a3 a4 डॉट 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 an तक। अब आप नेक्स्ट रो में आइए तो यहाँ पर लिखिए a, फिर भी a, फिर दोबारा a, फिर डॉट 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 an। अब आप बोलेंगे फिर सेम एलिमेंट आ रहा है। अब ABC आप मान रहे हैं तो कितना ABC मानते चले जाएंगे भाई, सिर्फ 26 लेटर होते हैं। अब मान लीजिए इसमें 50 लेटर दिया होता, फिर कहाँ से रिपीट होना ही होना है। उसके लिए क्या करेंगे आप, अब मान लीजिए फिर हमने 1 2 यहाँ पर नंबर दे दिया, 3 दे दिया। अब क्या करेंगे, अब आप कहेंगे ये नंबर दोनों सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया। उसी चीज़ को डिफरेंस बनाने के लिए कि जो ये आपका ये क्या है, आपका आव्यूह जो बना है यहाँ पर, ये इसको स्तंभ को क्या बोलेंगे, स्तंभ को हमने मान लिया m से डिनोट कर रहे हैं, और जो ये बन रहा है पंक्ति इसको n से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, जो पंक्ति बन रही है उसको मैंने किसे डिनोट किया, n से डिनोट किया। ठीक है, तो अब a1 a2 a3 डॉट डॉट an तक गया। ठीक है, अब पहली यहाँ पर am पंक्ति है, तो कौन सी पंक्ति है ये, यहाँ से देखिएगा, 1 मिनट, इसको n से डिनोट कर रहे हैं आप, ध्यान से समझिए, इसको n से डिनोट कर रहे हैं, इसको m से। मतलब ये क्या मतलब है आपका, जो इधर आ रहे हैं आप, ठीक है, इधर ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सी पहली पंक्ति हो गई, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, डॉट डॉट डॉट, कौन सी पंक्ति बनेगी इधर, इधर कौन सी पंक्ति बनेगी, n वीं पंक्ति बनेगी। कौन सी पंक्ति, n वीं पंक्ति। समझ रहे हैं आप, देखिए फिर से समझिए। अब आप स्तंभ है, जो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, डॉट डॉट डॉट, कौन सा स्तंभ, nवां स्तंभ। तो इधर क्या ले रहे हैं, स्तंभ, और स्तंभ को क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक है, ठीक है, कॉलम। स्तंभ को आपने क्या बोला, कॉलम। कॉलम को मैं इधर n से डिनोट किया, यानी कि अगर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 अनंत संख्याएं हैं, और अनंत संख्याओं में से अगर आपको कुछ डेफिनेट लेना हो तो आपने क्या मान लिया, n मान लिया। क्या मान लिया आपने, n मान लिया। n मतलब कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है, कोई भी प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ पर बढ़ता चला गया। अब पहली बात तो ये सब सेम हो रहे हैं, तो इनको डिफरेंट बनाइए, यानी अलग बनाइए। अलग बनाने के हमने क्या लिया, पहला स्तंभ और पहली पंक्ति, तो A11 ले लिया। ध्यान से देखिए आप, पहला स्तंभ है, पहली पंक्ति है, तो A11 लिख दिया। अब ये दूसरा स्तंभ है, पहली ही पंक्ति है, तो A21 ले लिया। फिर पहले आप स्तंभ लिखते हैं, फिर पंक्ति लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं, स्तंभ लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, पंक्ति लिखते हैं ना, नहीं सॉरी, पहले पंक्ति लिखते हैं फिर स्तंभ लिखते हैं, पहले पंक्ति फिर स्तंभ। ठीक है, तो कौन सा, ये पहला स्तंभ पहली पंक्ति, और ये कौन सी पंक्ति है, मैंने अभी आपको बताया था, पहली पंक्ति लिखते हैं फिर स्तंभ लिखते हैं। फिर ये क्या होगा आपका, यहाँ पर पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ है। देखिए पहली पंक्ति है और दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति हो गया और दूसरा स्तंभ हो गया। यहाँ पर क्या होगा, तीसरा स्तंभ पहली पंक्ति, यानी पहले पंक्ति लिख दी, पंक्ति नंबर कौन सा है, 1, कौन सा स्तंभ है, तीसरा, तो वह A13 हो गया। और यहाँ पर कौन सा स्तंभ है, यनवा स्तंभ है, लेकिन पंक्ति कौन सी है, 1, यानी A1N,
A1n, मतलब पहली पंक्ति है, यनवा स्तंभ हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए अब ये कौन सा स्तंभ, ये कौन सी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, समझ में आ रहा है? ये कौन सी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति। तो पहले आपको पता है, देखिए पहले पंक्ति लिखेंगे फिर स्तंभ, यानी पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे, पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे। तो कौन सा रो है ये, कौन सी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, पहला और दूसरा, तो दूसरी पंक्ति। और कौन सा स्तंभ है, पहला स्तंभ, A21 हो गया। समझ में आ गया? मैंने बड़ा इसलिए लिया है ताकि आपको समझ में आ जाएगा। जब ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा जो अच्छे से समझ में आने वाला है। थोड़ा सा एलिमेंट लिखता तो आपको नहीं समझ में आता। ठीक है, अब ये कौन सी पंक्ति है, ध्यान से देखिए, दूसरी पंक्ति है। कौन सा स्तंभ है, दूसरा, A22, यानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। कौन सी पंक्ति है, बोलिए, कौन सा रो है, दूसरा, सेकंड रो। कौन सा कॉलम है, 1 2 3, तीसरा कॉलम। तो डॉट 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 क्या बनेगा, यहाँ पर कौन सी पंक्ति है, दूसरा, और इसे बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि यहाँ पर कौन सा यन मिलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। अब कहाँ तक बढ़े हैं, तो कोई नंबर मान लो, यन मान लिया हमने। अब यन बराबर जो भी ले लें आप, जिसकी आपकी आवश्यकता हो, यन बराबर ले लिए, 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी ले लीजिए। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति, पहले से दूसरी पंक्ति, और कौन सा स्तंभ, यनवा स्तंभ। यहाँ पर अब कौन सी पंक्ति है बताइए, तीसरी पंक्ति है। कौन सा स्तंभ है, पहला स्तंभ, A31। फिर कौन सी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, यानी तीसरा रो, और कौन सा स्तंभ, यानी कौन सा कॉलम, दूसरा। फिर यहाँ पर थर्ड रो, थर्ड कॉलम, 33। तो आप देख पा रहे होंगे A11, A22, A33। समझ में आ रहा है आपको? फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगर आप आगे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कौन सी पंक्ति, तीसरी। कौन सा स्तंभ आएगा, 1 2 3, चौथा स्तंभ आएगा, A34 आएगा। फिर A35 आएगा, A36 आएगा, A37, A38, A39, A310, A311, 12, A3n आएगा। फिर क्या आएगा आपका, A3n, यानी पंक्ति तो तीसरी रहेगी, 1 2 3, पंक्ति तो तीसरी रहेगी, लेकिन स्तंभ बढ़ता चला जाएगा। समझ में आया आपको? अब देखिए एक बार और नंबर ले लीजिए। कौन सा पंक्ति लिया आपने, चौथा। ध्यान से समझिए, ये आखिरी लाइन लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में जाऊँगा। समझिए ध्यान से, कौन सी पंक्ति ली मैंने, पहली, दूसरी, तीसरी, अब चौथी ले जा रहे हैं। तो कौन सी पंक्ति, सबसे पहले पंक्ति लिखते हैं, सबसे पहले रो लिखते हैं। कौन सा रो, 4th नंबर। कौन सा कॉलम, फर्स्ट कॉलम, कॉलम मतलब स्तंभ। समझ में आ गया? फिर कौन सा रो, 1 2 3, चौथा रो। कौन सा कॉलम, सेकंड कॉलम, यानी 4 2 हो गया। समझ में आ गया? फिर कौन सा रो, चौथा, 1 2 3, यानी चौथा रो फिक्स रहेगा सब जगह। देखिए A3 3 3 3 3, A1 1 1 1, यानी कि आपका रो तो फिक्स रहेगा, कॉलम चेंज होता चला जाएगा। समझ में आ गया आपको? और यहाँ पर अगर देखेंगे, इधर रो फिक्स रहेगा। देखिए अगर आप इधर बढ़ रहे हैं तो इधर क्या फिक्स रहेगा, रो मतलब पंक्ति फिक्स रहेगी। इधर बढ़ रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको, पंक्ति फिक्स मिलेगा। और नीचे बढ़ रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको, पंक्ति फिर फिक्स नहीं मिलेगा, फिर आपको स्तंभ फिक्स मिलेगा। इधर नीचे बढ़िए, A1, इधर वाला स्तंभ होता है, देखिए आप इधर पहले पंक्ति लिखते हैं फिर स्तंभ लिखते हैं, यानी A11, यानी 1 वाला स्तंभ। ये स्तंभ हो गए, खंभा हो गया, बनता चला जा रहा है, दूसरा खंभा, तीसरा खंभा, चौथा खंभा, इसे nवां खंभा। बिजली के खंभे जो होते हैं, समझ में आ गया? पहला खंभा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और इधर क्या बनाना है आपको, तार बनाना है। तो कौन सा तार है, पहला तार, दूसरा। जैसे मैंने आपको इधर एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा दे रहा हूँ। ये होगा आपका खंभा, बहुत सारे खंभे बने हुए हैं, ऐसे मान लीजिए दूर तक बने हुए हैं, ठीक है, दूर तक। अब यहाँ से ऐसे तार गया है, देखिए ध्यान से समझिए। तो ये खंभा हो गया, पहला खंभा, दूसरा खंभा, तीसरा खंभा, चौथा खंभा, डा मान लीजिए ये बहुत दूर तक है, ठीक है। तो मान लीजिए nवां खंभा हो गया। अब कितने तार गए हैं, मान लीजिए पहला तार, दूसरा तार, तीसरा तार, चौथा तार। ये बिजली के खंभे हो गए। इसको क्या बोलेंगे, स्तंभ बोलेंगे। खंभे को शुद्ध भाषा में क्या बोलते हैं, स्तंभ, यानी कि कॉलम बोलेंगे। और एक तार को क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। रो यानी कि क्या बोलेंगे, पंक्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पंक्ति। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, या जितनी भी जितना तार ले जाना चाहेंगे उतना तार हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आया आपको, यानी कि स्तंभ फिक्स रहेगा। अगर आप इधर देखेंगे तो ये क्या हो गया, आपका स्तंभ फिक्स है। पहले ही स्तंभ में
पहले स्तंभ में कितनी पंक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर आप इधर बढ़ेंगे तो इधर क्या फिक्स है, तार फिक्स है, लेकिन इधर बढ़ेंगे तो आपको खंभा गिनना पड़ेगा, इधर बढ़ेंगे तो आपको खंभा गिनना पड़ेगा, और नीचे बढ़ेंगे तो आपको तार गिनना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पर समझ लीजिए एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल आप दिमाग में रह के समझिए। नीचे बढ़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तार, तार मतलब पंक्ति। आगे बढ़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा, खंभा, खंभा मतलब कॉलम। समझ में आ गया। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या फिक्स रहेगा, तार फिक्स रहेगा भाई, इस तार पे चल रहे हैं तो तार फिक्स है, खंभा गिन लीजिए। नीचे बढ़ेंगे तो खंभा फिक्स है, तार गिन लीजिए। समझ में गया। लिखते कौन सा पहले हैं, पहले तार लिखते हैं, तार मतलब तार गुड़े खंभा, ऐसे समझ लीजिए, तार गुड़े खंभा, तार गुड़े खंभा, यानी तार कितना है, मान लीजिए हमने n तार लिया, खंभा कितना है, n खंभा, n खंभा 1 2 3 4 5 6 7 n खंभा गड़ा है, कितना तार लिया मैंने, m लिया। अब m बराबर जो भी ले लीजिए आप, आपके ऊपर है, एज योर विश, ठीक है। इसीलिए आपका m और n माना जाता है। तो आगे चलिए, ये खंभा हो गया, तार हो गया, जो मैंने कहानी बताई है आपको, ये कहानी आप दिमाग में रख के नोट कीजिए, कॉपी पेन लीजिए और उसको नोट कीजिए। क्योंकि देखिए भैया, हम चाहे जितना आपका खिलाई ली, ठीक हो, समझ में आ गया, वो आपको आने वाला नहीं है जब तक आप खुद से नहीं प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको ठूस ठूस के खाना खिलाया, अब आप खुद से वर्क नहीं करेंगे हैं, जाएंगे कुंभकर्ण की तरह सो जाएंगे, खाना पचेगा नहीं, पचेगा, सड़ जाएगा पेट में, पता चलेगा आपको क्या हो गया, लीवर खराब हो गया, डैमेज हो गया, कब्ज बना लिया, एसिडिटी की शिकायत हो गई। तो खुद वर्क करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। खुद वर्क करेंगे, खुद में स्टेबिलिटी आएगी, खुद में कॉन्शियसनेस आएगी, खुद में शार्पनेस आएगी दिमाग की। तो खुद वर्क करेंगे। मैं तो, मेरा जो काम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कंप्लीट कर रहा हूँ, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उसको गौर से सुनिए, कान खोलकर, कान में तेल लगवा लीजिए, ठीक है, दवाई डलवा लीजिए। गौर से सुनेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरी बात क्या है, गौर से सुनना क्या होता है, रफली सुनना क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा ये बात मेरी, कि जब आप गौर से सुनते हैं तो आप फेद रखते हैं टीचर पर, ट्रस्ट रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उस विश्वास के साथ टीचर को सुनते हैं, आपको वो चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप किसी भी चीज़ को रफली सुनते हैं तो आप उस पर ट्रस्ट ना रख के, बियॉन्ड टू ट्रस्ट रह के आप समझते हैं कि लाइए देखते हैं, पढ़ते हैं, समझा रहा है सही से या नहीं समझा रहा है टीचर। तो जब भी आप अपना समय वेस्ट कीजिए किसी भी चैनल पे, कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, anywhere else, if you are wasting your time, if you are, I cannot say wasting, I will say investing your time, आप अपना समय कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, उसको आप कॉन्शियसनेस के साथ विद ट्रस्ट लगाइए ताकि कुछ रिजल्ट निकल कर आए। आप वैसे लगा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो यही कह रहा था, केयरफुली सुनिए, लिसनर बनिए, हियर मत कीजिए, ठीक है, लिसनिंग कीजिए, लिसन करके उसको ढंग से कॉपी पेन मोड में प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सो यही था, आगे बढ़ते हैं। क्या है आपका, अब देखिए यहाँ पर कौन सी पंक्ति आएगी, 4th नंबर, कौन सा कॉलम आया, 1 2 थर्ड कॉलम, समझ में आ गया। अब आगे अगर एक टर्म आउट लिखना चाहें आप तो कौन सी पंक्ति, 4th नंबर, कौन सा कॉलम, 1 2 3 4, 4th कॉलम, डॉट 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 डॉट, ये क्या बनेगा। अब कौन सी पंक्ति है, ध्यान से देखिए, 4th नंबर पंक्ति। अब कौन सा कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, अनंत तक चले गए। अब अनंत ना जाते हुए आप कोई भी नंबर ले लीजिए तो उसको क्या मान लिया, यन मान लिया। समझ में आ गया आपको। अब ध्यान से देखिए कि हमने 4 तार तो लगा दिए, अब हमें कितना तार लगाना है ये कौन बताएगा, ये पता ही नहीं हमें, क्योंकि हम कोई सवाल तो कर नहीं रहे हैं, हम किसी भी समीकरण का व्यापक इक्वेशन लिख रहे हैं या किसी भी आव्यूह को व्यापक फॉर्म में लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। जब किसी भी चीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है तब क्या होता है, वो चीज़ ऐसे लिखी जाती है कि हर एक चीज़ को उसमें शामिल किया जा सके। जैसे कि अगर आपको कोई डिफ्रेंशिएट करना चाहे तो आप अगर कह रहे हैं कि मैं इंडियंस हूँ, इसका मतलब आप इंडिया में कहीं से भी हो सकते हैं। जब आपको बता दिया जाएगा कि मैं फला जगह से हूँ, फला प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ या कहीं से भी हूँ, आप एक स्पेसिफाइड पर्सन हो गए, इसका मतलब आप उस जगह से बिलोंग कर रहे हैं। उसी तरीके से आपको जब स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है तो ये बताना है कि मैं इंडिया से हूँ, तो इंडिया से बताने के लिए आपको इमेजिन क्या करना पड़ेगा, पूरा होल इंडिया इमेजिन करना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पर
पूरा ब्रह्मांड बताइए या जो कुछ भी है उसमें शामिल हो जाए। अगर कोई मैट्रिक्स का डेफिनेशन आ रहा है तो उसमें शामिल हो जाए। उसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अब कितना तार लगाना है ये मुझे नहीं पता, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने मान लिया कि डॉट 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 किया और मैंने इसको, अब इसको मैं बढ़ाना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। मैंने क्या माना, यहाँ पर मैंने कितना तार लगाया, यम तार लगाया। कितना तार लगाया मैंने, यम तार लगाया। इधर इधर चलेंगे तो ये क्या होगा, यन और स्तंभ होगा। क्या होगा आपका, स्तंभ, और स्तंभ को बोलेंगे कॉलम। ठीक है, ठीक है, कॉलम। अब देखिए ध्यान से, अब मैंने क्या माना कि अब मैं यहाँ पर बढ़ते गए, मैंने अपना जो क्या है एक्सटेंड किया। क्या एक्सटेंड किया, पंक्ति एक्सटेंड किया। मैंने इधर अभी तक क्या एक्सटेंड किया था, इधर मैंने क्या एक्सटेंड किया था बताइए, इधर मैंने स्तंभ एक्सटेंड किया था। स्तंभ मतलब खंभों की संख्या बढ़ाई थी कि अनंत दूरी तक खंभा लगाया गया। देखिए खंभा, अनंत दूरी तक खंभा लगाया गया। इधर मैंने मान लिया कि अनंत दूरी तक। मैंने देखिए, अगर आप बीच से एंटर कर रहे हैं किसी भी सेशन में तो आप ध्यान से समझिए, किसी भी सेशन में अगर बीच से एंटर कर रहे हैं तो आप उसको शुरू से देखिए, तभी आपको समझ में आने वाला। मैंने एक एग्जांपल बताया खंभा और तार वाला। मान लीजिए मैंने एन खंभा लगाया, 1 2 3 4 5, मैंने पता नहीं कितने खंभे लगे हुए हैं, आप गिन नहीं पाए, तो एन मान लिया मैंने। अब कितने तार लगाए मैंने, डेफिनेटली मैंने 4 तार लगाया, और कितना लगाना है ये नहीं पता, तो मैंने क्या मान लिया, डॉट 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 करके मैंने यम मान लिया। अब यम मतलब क्या है, जो आप मान ले, जो वैल्यू मान लें, लेकिन वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, यम या यन जो होने चाहिए, यम कामा यन। यम कामा यन कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, नेचुरल नंबर। अब ये नहीं मान लिया आपने, माइनस यन तार लगाया। बताओ भाई माइनस यन तार क्या होता है, पता है आपको, नहीं पता है? आपको पता है कि -50 तार लगाया, -50 कोई नंबर होता है, नहीं होता। तो उसी तरीके से यम और यन क्या होने चाहिए बताइए, यम और यन क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। कहीं पर भी अगर डॉट 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 करके लिखा है यन टर्म्स तक, तो वो यन या वो यम आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो यम यन नेचुरल नंबर। अब मान लिया मैंने कि एम टर्म तक मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया, तो मैंने क्या माना, कौन सी पंक्ति आ गई, अब ऐसे डॉट 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 करते हुए अब कौन सी पंक्ति आ गई बताइए, कौन, कितना तार मैंने लगाया भाई, यम तार लगाया। तो मैंने पहले क्या लिखते हैं, पंक्ति, पहले क्या लिखते हैं, रो। तो रो मतलब यम रो हो गया, मैंने मान लिया कितना हो गया, रो एम हो गया। अब अगर आपका ये रो एम हो गया, ठीक है, देखिए इस तरफ चलेंगे तो आपको यन मिलेगा, यानी कि खंभे की संख्या इधर गिनते चले जाएंगे। और जब आप ऊपर से नीचे आएंगे या नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको यम मिलेगा, यानी पंक्ति मिलेगी। पंक्ति कब मिलेगी, मैंने गलत थोड़ा सा बना देता है यहाँ पर, ध्यान नहीं था मैं। आप इधर या इधर चलेंगे तो क्या गिनेंगे, खंभा 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर से नीचे आएंगे तो पंक्ति गिनेंगे, तार गिनेंगे। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया? कितने पंक्ति हो गए, मान लीजिए मैंने एम पंक्ति हो गया। कौन सा स्तंभ है, पहला स्तंभ। मजे की बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A11 हुआ था, यहाँ पर वो A1n हुआ था, लेकिन यहाँ पर M1 हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि पंक्ति तो मैंने, देखिए पहले खंभे पर हैं आप, तो कितना तार लगाया हमें नहीं पता, कितना मान लिया मैंने, यम मान लिया। यम क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर यानी कोई प्राकृतिक संख्या, कोई नेचुरल नंबर होगी, उसके एक सिवा कोई भी नंबर नहीं होगा कि आप निगेटिव में ले लें। समझ में आया, मैंने बताया अभी आपको। तो कितना तार लगाया मैंने, यम तार लगाया। कौन सा खंभा पे लगाया, पहले खंभे पे लगाया। कौन से खंभे पे, पहले खंभे पे यम तार लगाया, पहले खंभे पे। दूसरे खंभे पे आ गए, कितना तार लगाया, यम तार लगाया, यम लगाया। कि कौन से खंभे पे, दूसरे खंभे पे। समझ में आ गया आपको? तीसरे खंभे पे आ गए, कितना तार लगाया, यम तार लगाया। कौन से खंभे पे, तीसरे खंभे पे। चौथे पे मान लीजिए हमने चौथे भी देख लिया, चौथे खंभे पे आ गए, कौन सा कितना तार लगाया, यम तार लगाया। और कितने खंभे पे, कौन सा खंभा है, 1 2 3 4, चौथे पे खंभे आ गए। अब भाई कितने खंभे हैं ये भी तो मुझे नहीं पता, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जब कोई भी चीज़ शॉर्ट में लिखना होता है तो उसको डॉट 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 कर देते हैं, क्योंकि वो सेम चीज़ सिमिलर बढ़ती चली जाती है। सिमिलर मतलब सेम चीज़ बढ़ती चली जाती है, तो उसको डॉट डॉट कर देते हैं। कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको 1000 टर्म तक लिखना है, तो आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना, तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 डॉट 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 1000, ऐसे लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 1000। क्यों, क्योंकि आप 1000 टर्म नहीं लिख सकते ना, पेज भर जाएंगे, पन्ना भर जाएंगे सारे आपके, नहीं लिख पाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड होगा लिखना। तो उसी तरीके से मैंने कितना तार लगाया, यम तार लगाया। अब कितने खंभे हैं आगे, मुझे ये भी तो नहीं पता, उसके लिए क्या मैंने माना, डॉट 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 डॉट। मैंने आगे भी बढ़ा, देखिए ऊपर से नीचे तो डॉट 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 भी किया, यहाँ पर भी डॉट डॉट होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने आगे भी तो बढ़ना है, आगे बढ़ता चला गया मैं, डॉट डॉट करते, ऐसे डॉट डॉट करते आगे बढ़ता चला गया। तो कितना बढ़ा मैंने,
कितने, कौन सा नंबर खंबे पर गया बताइए? 90 नंबर खंबे पर गया। तो पहले खंबा लिखेंगे कि तार लिखेंगे? पहले तार लिखेंगे। तो कौन सा तार है बताइए? यनवा तार है? गलत, यमुआ तार है। ऊपर से देखिए यमुआ तार है, यमुआ। मैंने एम को माना तार और यन को माना क्या? खंभा। लीजिए, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे? तार, फिर क्या लिखेंगे? खंभा। ये बताया मैंने, तार और खंभा बाद में लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे? तार, और फिर बाद में क्या लिखेंगे? खंभा। सही से लिख दें आपको, ताकि एग्जाम्पल से जब आप समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। खंभा, देखिए, ठीक है। तो यम तार क्या है? यम तार की संख्या कितनी है? यम खंभे की संख्या यन, यम क्रॉस यन। तो मैंने आगे बढ़ना चाहा, तो अगर मैं आगे बढ़ा तो यहां पर कितना होगा? ए, कौन सा तार है? यमुआ तार है। कौन सा तार है? यमुआ तार है। और कौन सा खंभा है? 1 2 3 4 5 6 7 कौन सा खंभा था? यनुआ खंभा। समझ में आ गया आपको? तो कौन सा तार है? यमुआ तार है। कौन सा खंभा? यनुआ खंभा। तो ये एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि आप ऊपर से बढ़ते चले आए यन नंबर तक, और नीचे से भी बढ़ते चले गए यन नंबर तक। ऊपर से यम बढ़ते चले आए और नीचे से यन बढ़ते चले गए। यानी ये मैट्रिक्स किस क्रॉस का है? यम क्रॉस यन का है। कितने एलिमेंट है इसमें? ध्यान से देखिएगा आप, यम क्रॉस यन में एलिमेंट है, यम क्रॉस यन एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें सिर्फ गिन के तो बताया नहीं जा सकता, तार की भी संख्या बतानी है, खंबे की भी संख्या बतानी है। तो कितने तार हैं? यम। कितने खंबे हैं? यन। तो यम क्रॉस यन का मैट्रिक्स हो गया। सो दिस वाज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी मैट्रिक्स। ये किसी भी मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म था। तो मैं सोचता हूं कि जितना डिटेल में मैंने मैट्रिक्स इधर अभी आपको बताया ड्रॉ करके, शायद ही आपको कहीं मिलने वाला है। सर्च कर लीजिए पूरे यूट्यूब चैनल पे। मैट्रिक्स का जो हड्डी क्या होती है मैंने बता दिया आपको, मैट्रिक्स की जड़ क्या होती है वो भी बता दिया मैंने, रूट बता दिया। अब क्या चाहिए आपको? मैट्रिक्स जनरेट कहाँ से हुआ, कैसे उसको लिखा जाता है, कैसे उसको बनाया जाता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। शायद अगर आपको ना समझ में आया हो तो मैं होप करता हूँ कि अगर आप दोबारा देखेंगे 100% समझ में आने वाला, क्योंकि मैंने वो चीज़ बार बार रिपीट की है। वो बात, जो बात आपको नई सुनी सी लग रही होगी, जो बात आपको अनसुनी अब तक लग रही होगी, क्योंकि आप ये चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हैं, क्लास 10th में पढ़ा नहीं, ठीक है। अब अगर आप पढ़ रहे हैं, क्लास फर्स्ट ईयर में भी नहीं पढ़ा हो, तो आपको बात ये अगर ये नहीं लग रही है तो एक बार फिर से सुनिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जो भी व्यक्ति पहला सेशन समझ में आ गया उसको, अगर आप किसी फ्रेंड को रिकमेंड कर रहे हैं चैनल, तो उनको ये जरूर बताइए कि पहला सेशन आप जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप पहला सेशन नहीं देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा। कॉन्सेप्ट अधूरा रहेगा तो सवाल समझ में आएगा नहीं। जब आप बात करेंगे M1 A12 A3 की, A23 A3 या A4 की, A44 की, A32 की, A36 की, तो वो आप तो समझ जाएंगे क्योंकि आपने ये कंप्लीट सेशन कवर किया। वो नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए उनको जरूर बताइए कि कंप्लीट सेशन देखिए पहले सेशन से। आप चलिए एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। इसको आप बना लीजिए। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है आपका, बहुत ही इजी टॉपिक है। इसको आप ढंग से समझने का प्रयत्न करें। ये इतना टफ नहीं जितना टफ मैं आपको शुरू में लग रहा है, बहुत ही इजी टॉपिक है। बस ये आपका इसका अलजेब्रा जो है, जैसे मैंने कहा ना, स्टैंडर्ड फॉर्म जो पढ़ेंगे वो आपका इजी नहीं रहता। किसी भी चीज़ का, किसी भी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रहे हैं तो वो आपका इजी नहीं रहेगा। ये थोड़ा सा आपको अभी इजी लग रहा है, सॉरी अभी टफ लग रहा है। बाद में आपको जब आप एज एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे इसके, तो आपका पूरा सेशन बहुत ही हल्के वे में आपको करने का खुद ही प्रयास कर पाएंगे आप, ठीक है। तो चलते हैं, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए, ठीक है, जैसे कि क्या है आपका कोई मैट्रिक्स लिखा, ए बराबर क्या लिखा है, ए बराबर क्या लिखा है, 1 2 3 -1 0 4 5 9 10। अब ये कितने क्रॉस कितने का है, या फिर ऐसे लिखा है 6 8 7 -7। अब इसको आपको बताना है कि कितने क्रॉस कितने का है, ठीक है। डिग्री बताना है, मैट्रिक्स की डिग्री बोलते हैं उसको। तो कितने क्रॉस, पहले क्या लिखते हैं, पंक्ति, पहले क्या लिखते हैं, पंक्ति, फिर क्या लिखते हैं, स्तंभ, ठीक है। तो पंक्ति कितना है, पंक्ति कितना है बताइए, पंक्ति कितना है, 4 पंक्ति है। स्तंभ कितना है, 3,
पंक्ति कितना है 4 और स्तंभ कितना है 3। तो 1 2 3 4 4 रो आर हियर, यानी यहाँ पर कितने पंक्ति हैं 4, यानी 4 हो गया। और स्तंभ कितना है 1 2 3, 4 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर बगल में लिख दिया जाता है छोटे से कि 4 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो गया। अब आपको एलिमेंट बताना है, एलिमेंट मतलब होता है तत्व, एलिमेंट बताना है यानी तत्व बताने हैं सभी इसके। तो तत्व क्या होगा, पहला रो, पहली पंक्ति का पहला रो वाला एलिमेंट, पहली पंक्ति पहला स्तंभ का एलिमेंट क्या है 1। A11 कितना हो गया 1 हो गया। A12 इसको क्या बोलेंगे A12, यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ A13 3 है। समझ में आ रहा है आपको, आप भी समझिए, ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी तरीके से समझना है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ कौन सा एलिमेंट है 1 है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, क्योंकि दूसरा स्तंभ भी है, पहली पंक्ति में दूसरा स्तंभ A2 है। इसको एलिमेंट को अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 है। अब A1 डिफरेंशिएट कर दें, अब A दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ A21 -1 है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ A22, A11 मिला A22 मिला, कितना है 0, A23 कितना है, क्यों दूसरी पंक्ति, देखिए पहली और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 2 3 तीसरा स्तंभ, यानी खंभा नंबर 3 तार नंबर 2। तो खंभा नंबर, पहले खंभा नहीं लिखा है, पहले तार नंबर 2 खंभा नंबर 3 बराबर कितना है 4। ये आपका समझ लीजिए पूरे प्रोसेस के दौरान, पूरे चैप्टर के दौरान एग्जाम्पल आप समझ जा, आपके दिमाग में बनता रहेगा। पहले तार लिखेंगे फिर खंभा लिखेंगे, खंभा नंबर, पहले तार नंबर 2 खंभा नंबर 3, अब फिर लिखिए, अब कौन से तार पे आ गए, तार नंबर 3 यानी पंक्ति नंबर 3 खंभा नंबर 1 कौन सा एलिमेंट है 5, खंभा नंबर तार नंबर 3 खंभा नंबर 2 9, A3 3 यानी कि तार नंबर 3 खंभा नंबर 3 यानी A33 कितना है 10 है। समझ में आ गया आपको। अभी बाकी है तार नंबर 4, तो तार नंबर 4 पे चलिए, यानी एक तार नंबर 4 और खंभा नंबर फर्स्ट कितना है 6, तार नंबर चौथा खंभा नंबर 2 कितना है 8, तार नंबर चौथा 1 2 3 4 और खंभा नंबर तीसरा, तार नंबर चौथा खंभा नंबर तीसरा -7 है, -7। तो कुछ ऐसे लिखना है आपको। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक अदर एग्जांपल लेते हैं। एक कोई एग्जांपल था, एग्जांपल में फर्स्ट समझ लीजिए, सेकंड क्या है, मान लीजिए कोई बी क्रॉस करके मैट्रिक्स दिया हुआ, आपको लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे भी दे सकता है। ये टेक्नोमेट्रिकल मैट्रिक्स दिया है, इसमें त्रिकोणमिति के अवयव हैं। कौन से अवयव हैं बताइए, त्रिकोणमिति के हैं। कौन से हैं, त्रिकोणमिति के हैं। यहाँ पर tan दे दिया गया, यहाँ पर फिर से साइन दे दिया गया, तो इससे कोई मतलब है नहीं आपको, बस एलिमेंट दिए हैं, जैसे आपको ऑपरेट करना होगा ऑपरेट करेंगे, आगे सीखा जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इसमें एलिमेंट तत्व लिखना है, मान लीजिए तत्व लिखना है, एलिमेंट लिखना है। इसके एलिमेंट को कैसे लिख पाएंगे आप, A11 तार नंबर पहला खंभा नंबर पहला साइन थीटा, A12 तार नंबर पहला खंभा नंबर दूसरा, यानी तार नंबर पहले पे ही चल रहे हैं, खंभे नंबर दूसरा पे, यानी पहले तार पे ही चलेंगे और खंभा गिनेंगे आप, तो ऐसे लिखना है, समझ लीजिए तार नंबर फर्स्ट वायर नंबर फर्स्ट और खंभा नंबर दूसरा tan थीटा। अब तार सेकंड पे आ जाइए, तो तार नंबर सेकंड खंभा नंबर फर्स्ट कॉस थीटा, तार नंबर सेकंड पहला दूसरा तार नंबर, देखिए तार नंबर सेकंड पहला दूसरा और खंभा नंबर 1 2, यानी खंभा नंबर तार नंबर सेकंड खंभा नंबर 2 साइन थीटा, यानी A11 का एलिमेंट साइन थीटा, A12 का एलिमेंट कॉस थीटा, ऐसे पढ़ेंगे। A21 का एलिमेंट कॉस थीटा, A22 का एलिमेंट साइन थीटा। तो कुछ ऐसे हो गए एग्जाम्पल आपका। नेक्स्ट क्या है आपका, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स से हम इसमें क्या जान लेते हैं, आपको टाइप बता देते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, उसका एनालिसिस नेक्स्ट सेशन में होगा, तो उसको आप कवर कीजिए। ठीक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है, सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का पूरे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। इसको इरेज कर रहा हूँ, चाहिए तो आप नोट कर लें। समझ में आ रहा है आपको, पिछली बार का स्क्रीनशॉट लिया था आपने, ले लीजिए इसका। चलिए
देखिए अब आपको बता रहा हूं टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपके 9 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 9 प्रकार के। देयर आर 9 टाइप ऑफ मैट्रिक्स, 9 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। सबसे पहला क्या है आपका? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में अंतर होता है। मैट्रिसेस होता है प्लूरल फॉर्म, मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म मैट्रिसेस होता है, ठीक है। तो फिर पहले क्या आता है? रो मैट्रिक्स आता है। दूसरा क्या आता है आपका? कॉलम मैट्रिक्स। क्या आता है आपका? कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड नंबर क्या आता है आपका? स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ नंबर क्या आता है आपका? डायगोनल मैट्रिक्स। फिफ्थ नंबर क्या आता है आपका? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस सब की हिंदी में बताऊंगा अभी, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिक्स नंबर क्या है आपका? स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी को यूनिट भी बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। 7th नंबर क्या है आपका? स्केलर हो गया, ठीक है। फिर आता नल मैट्रिक्स। फिर 8th नंबर क्या आता आपका? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 9th नंबर क्या आता है आपका? लोअर ध्यान से देखिए, 9 प्रकार हैं आपके मैट्रिक्स के, ठीक है। एक एक करके इनको पढ़ते हैं। उससे पहले इनका हिंदी में बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले रो मैट्रिक्स। रो मतलब क्या होता है आपको पता है? रो मतलब क्या होता है आपका? पंक्ति, पंक्ति आव्यूह। फिर कॉलम मतलब स्तंभ आव्यूह। इन सबको याद करने में भी जब आपको समझा दिया जाएगा, बहुत ही इजी है याद करना। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, ठीक है। नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स मतलब विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह। नेक्स्ट क्या आता है आपका? आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स यानी कि स्केलर मतलब क्या होता है? अदिश, अदिश, अदिश आव्यूह। नेक्स्ट क्या आता है आपका? नल मैट्रिक्स मतलब शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह। नेक्स्ट क्या आता है? अपर ट्रायंगुलर यानी कि ऊपर त्रिभुजीय, ऊपर त्रिभुजीय, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह, ठीक है। और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह यानी लोअर मैट्रिक्स मतलब लोअर ट्रायंगल मतलब नीचे ट्रायंगल बन रहा है, निम्न त्रिभुजीय। इसका सबका हिंदी से ही, इन्हीं नाम से ही इनका आप डेफिनेशन बता देंगे, बहुत ही इजी है। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। देखिए ध्यान से, तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिनमें आपको सिर्फ रो दिखाई दे, कॉलम सिर्फ एक ही हो। जैसे कि जिस मैट्रिक्स में, जिस आव्यूह में, जिस आव्यूह में सिर्फ क्या हो? पंक्ति हो, पंक्ति हो, अर्थात
सिर्फ एक स्तंभ हो, ठीक है, जीरो हो जाएगा, कोई पंक्ति नहीं रहेगी, यानी सिर्फ एक स्तंभ हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे पंक्ति मतलब पंक्ति अवयव कहते हैं, ठीक है। देखिए सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इंग्लिश वाले सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली एग्जिस्टेंस मतलब होता है, एग्जिस्टेंस मतलब वहां पर दिख जाना, यानी वहां पर उपस्थित होना, एग्जिस्टेंस ऑफ रो, वहां पर सिर्फ रो हो, ठीक है। अब रो हो या फिर रो वेक्टर हो, रो वेक्टर मतलब एक सीधी रेखा में आपको सदिश दिखाई पड़े, यानी एग्जाम्पल इसका क्या है, एग्जाम्पल जैसे कि 3 4 5, तो ये क्या मिल गया आपको बताइए, ये सिर्फ एक ही पंक्ति मिल रही है, सिर्फ आपको पंक्ति मिल रही है, एक ही पंक्ति मिल रही है ना, यानी कि इसमें स्तंभ सिर्फ एक मिनट, सिर्फ एक पंक्ति हो, सॉरी यहां पर गलत लिख गया थोड़ा सा, यहां पर ऐसे लिख दीजिए, सिर्फ एक पंक्ति हो, ऐसे लिखिए, स्तंभ से नहीं मतलब रखिए आप, सिर्फ एक पंक्ति हो, उसे पंक्तावयव कहते हैं, उसे पंक्त अवयव कहते हैं, ठीक है। यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन रो, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन रो, यानी सिर्फ एक ही रो दिखाई पड़े, सिर्फ एक ही पंक्ति हो जिसमें, फिर आपका एक ही पंक्ति हो जिसमें, ठीक है, उसमें स्तंभ से मतलब ना रहे, स्तंभ चाहे इतना, स्तंभ 3 है देखिए, लेकिन पंक्ति सिर्फ एक हो, तो जिसमें सिर्फ पंक्ति एक है उसको क्या हो जाएगा, उसका पंक्ति अवयव यानी रो मैट्रिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स। अब इन विच यू हैव ऑब्टेनिंग ओनली वन, इन विच देयर ओनली वन कॉलम, दैट इज मतलब वह होगा कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स, यानी जिसमें सिर्फ एक स्तंभ हो, जिनमें सिर्फ एक स्तंभ हो, उसे ही स्तंभ अवयव कहते हैं, स्तंभ अवयव। देखिए समझिए, मैं इसको रफली लिख दे रहा हूं, बाकी मैं सिर्फ 2 एग्जांपल आपको दे रहा हूं, बाकी कल डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलेगा आपको। तो स्तंभ अवयव क्या होगा, जैसे मान लीजिए 3 4 5 को ही मैंने अपने अरेंज कर दिया, ऐसे अरेंज कीजिए, यानी सिर्फ एक ही स्तंभ है, इसमें आगे स्तंभ नहीं है, पंक्ति तो 3 है लेकिन स्तंभ एक है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। तो दैट्स व्हाट इज, यही सब आपका था कॉलम मैट्रिक्स। आगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, जिनमें मैं मौखिक रूप से बता दे रहा हूँ, ये होगा आपका कॉलम, चाहे 4 5 8 7, ये भी हो गया कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट लेना चाहते हैं एक्स वाई जेड, ये भी हो गया रो मैट्रिक्स, एक्स वाई जेड को या ए बी सी डी, ये भी हो गया कॉलम मैट्रिक्स, ये हो गया रो मैट्रिक्स, ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिनमें रो और कॉलम बराबर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। फिर क्या आता है आपका डायगोनल, जिसमें डायगोनल पे एलिमेंट बने बाकी सब जीरो हो जाए, वो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें सभी एलिमेंट 1 1 हो डायगोनल पे, एलिमेंट तो होगी देखिए स्क्वायर, देखिए डायगोनल और आइडेंटिटी में मैट्रिक्स फर्क क्या होता है, डायगोनल के एलिमेंट उसमें एक के सिवा कुछ और हो सकते हैं, वो डायगोनल हो जाएगा। अब सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट यानी बिकड़ के एलिमेंट जो हो सिर्फ एक हो तो आइडेंटिटी हो जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स होता है आपका, उसमें आपका हाँ, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्केलर फॉर्म में होते हैं। फिर नल मैट्रिक्स यानी शून्य अभी हो गया। अब बाकी सब आपको कल एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो ढंग से, तो आप एक बार दिल से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, या आप कहीं और देख रहे हैं तो चैनल को आके आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये ज़रूर से ज़रूर आप शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक भी, क्योंकि ये जेन्युइन और ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। आपको बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा, बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है सेशन में। तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, @ श्री क्लासेस बाई SK,
this is my Telegram, this is our Telegram channel. Okay, so you have to join this, and till that you keep stay healthy and keep take care of yourself. और सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स तक। चैनल को अगर नया है तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लिंक मिल जाएगा आपको। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, तो गुड बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय।